हाँ जी, नमस्ते सबको। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए आज एक और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कोशिश करना इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आज आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली इंस्टा के ऊपर एक रील अपलोड की थी, जिसमें मैंने बोला था कि ओईटी और एम्स में आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, या ओईटी और एम्स में आप कैसे डिसाइड करो कि कौन सा एग्ज़ाम आप लोगों के लिए सही है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इंस्टा रील के ऊपर ये चीज़ें एक्सप्लेन करना और एक मैसेज में ये चीज़ें टाइप करना इतना ईजी नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एम्स आपको चूज़ करना चाहिए या फिर आपको ओईटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको दोनों करना है तो आप दोनों की तैयारी कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 6 या 8 महीने से यूके के अंदर नर्सेज की जो रिक्रूटमेंट है वो स्टॉप हो चुका है। काफ़ी कम हॉस्पिटल है या काफ़ी कम ट्रस्ट है जो रिक्रूट कर रहे हैं। वहाँ पे 5 या 10 नर्सेज को वो लेते हैं मैक्स टू मैक्स। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनके दिमाग में अभी ये काफ़ी बड़ा डाउट है, काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि उनको अब लाइफ में कौन सा स्टेप उनके लिए सही होगा। तो आई होप कि ये वीडियो में जो आज मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें वो आप लोग अच्छे से सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि आगे आपको क्या करना है। तो चलो बिना किसी देरी करते हुए अपना जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपको ओईटी और एम्स में से या नोट सेट में से आपको कौन सा एग्ज़ाम आपको देना चाहिए या कौन सा प्रोसेस आपको करना चाहिए, तो ये देखो हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो 12th पास किए अभी रिसेंटली, उन बच्चों के भी मेरे पास मैसेज आते हैं। वो लोग भी पूछते हैं कि सर क्या हमें नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहिए, क्या आज के 5 साल बाद में या आज के 4 साल बाद में यूके में वैकेंसीज रहेगी, क्या हमें जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोल दूं, अगर आपको लगता है कि आपको पहले ये पता हो कि आप अगर ये एग्ज़ाम दो तो आपका क्या होगा, आप ये कोर्स करते हो तो क्या आपको जॉब मिलेगी, अगर आपकी इस तरह की थिंकिंग है ना तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। ये चीज़ क्लियर कट है और एकदम साफ बात बोलता हूँ मैं दोस्तों। वो कैसे कि देखो यार, अगर आपको नर्सिंग करनी है तो आप करो। आप ये मत सोचो कि मैं नर्सिंग इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे को यूके जाना है तो आप नर्सिंग मत करो। सीधी सी बात है, क्योंकि यूके का कुछ नहीं पता कि कल को जॉब ऑप्शंस रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, किस तरह के एग्ज़ाम्स वो नए ऐड करेंगे, या फिर जो भी कुछ होगा है ना। हो सकता है 5 साल बाद में वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दें, हो सकता है 5 साल बाद में ओईटी का जो स्कोर है वो ज़्यादा कर दे, या फिर एक्सपीरियंस की नीड हो, या फिर आपके एग्ज़ाम कुछ है वो टफ कर दे, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइफ में कुछ करना है तो नर्सिंग कोर्स कोई बुरा कोर्स नहीं है, आप नर्सिंग कर सकते हो। नर्सिंग करके आप इंडियन एग्ज़ाम का भी तो सोचो, आप यूके का ही क्यों सोचते हो। तो सबसे पहली चीज़, जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास कर ली, उनको मैं यही बोलूँगा, अगर आपको नर्सिंग करनी है, आप करना चाहते हो तो करो नर्सिंग को, मेहनत करो नर्सिंग में। अभी आप ये मत सोचो कि अगले 4 या 5 साल बाद में मेरे साथ क्या होगा या फिर मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं। फिर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूं उन लोगों की जो अभी नर्सिंग के अंदर है, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या फाइनल ईयर में है, या थर्ड ईयर में है, उन बच्चों को क्या करना चाहिए। अब उन बच्चों का भी मेरे पास मैसेज आता है कि सर हम क्या करें, सर हम नोट सेट की तैयारी करें, सर हम ओईटी की तैयारी करें। तो दोस्तों, उन लोगों को मेरा सिंपल सा सीधा सा बात मेरी ये है कि अभी आप नर्सिंग कॉलेज में हो, अभी आपका टाइम है कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, अपनी थ्योरी है उसको अच्छे से करें। हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे आप अपने अच्छा काम सीखें, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर करें, है ना। अगर आप कॉलेज में हो फर्स्ट ईयर में, अभी से अगर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, अभी से आपकी थिंकिंग है कि साहब मेरे को तो ओईटी देना है, मेरे को तो यूके जाना है, तो उससे क्या होगा दोस्तों। वो अच्छी बात है, बड़े सपने देखने चाहिए, बड़ी सोच रखो, तभी कुछ बड़ा करोगे। लेकिन उस बड़े के चक्कर में आप जो अपनी नर्सिंग की डिग्री या डिप्लोमा अभी कर रहे हो करंट में, आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या होगा, कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो इन केस अगर आज का जो सिनारियो है कि साहब जॉब नहीं है, कल को अगर ऐसा होता है तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि आपने कॉलेज टाइम में जब आपको पढ़ना चाहिए था तब आपने पढ़ाई की नहीं।
तो आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है, आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है, तो आप इंडियन एग्ज़ाम में भी काफ़ी पीछे हो जाओगे, प्लस यहाँ पे जॉब नहीं है, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो मेरी उन बच्चों को एडवाइस यही है कि दोस्तों अभी कॉलेज में हो, काफ़ी अच्छा टाइम है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी थ्योरी को इतनी अच्छी करो कि अगर कल को इन कंट्रीज़ के अंदर ऐसा कुछ होता है तो एटलीस्ट हमारे पास में हमारा इंडियन एग्ज़ाम या इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारे पास में हो, हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें। प्लस मैं दूसरी चीज़ कि साहब आजकल सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है, आपके पास में इजीली अवेलेबल है ये यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया। तो इनको देख के, इनकी लेविश लाइफ को देख के आप सब लोगों को लगता है कि यार इंडियन एग्ज़ाम तो कुछ भी नहीं है, इंडियन जॉब तो कुछ भी नहीं है, हमें तो बस यूके जाना है, हमें भी अपनी कार खरीदनी है, हमें भी अपना घर खरीदना है, हमें भी मौज मस्ती करनी है। अच्छी बात है, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन भैया कहीं ना कहीं आपको रियलिटी है ना उसका भी पता रखना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बच्चा यूके नहीं आ सकता है, ये फैक्ट है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। पिछले 5 साल में 2019 से लेके 2024 तक यूके ने बोला है कि हमने भाई साहब ओवरसीज 50,000 नर्सेज को हमने यहाँ पे रिक्रूट किया है। 5 सालों में इन्होंने 50,000 नर्सेज को लिया है। अब वो 50,000 नर्सेज केवल इंडिया से नहीं है, मोस्ट ऑफ दी नर्सेज तो आती है फिलीपींस से, ज़्यादातर नर्सें आती है फिलीपींस से, उसके बाद में आती है साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और भी सारे कंट्रीज़ है, वहाँ से भी नर्सेज आती है। तो सोच के देखो कि आप रफली आइडिया लगाओ कि चलो मान लो भैया 25 से 30,000 नर्सेज इंडिया से आई है, इतनी आती नहीं है लेकिन मान के चलो कि 30,000 नर्सेज भैया इंडिया से आ गई 5 साल में। तो एक साल में कितनी आई? 5 से 6,000। आपको क्या लगता है हर साल 5 से 6,000 नर्सें ही पास आउट होती है इंडिया के अंदर? भैया इससे ज़्यादा तो हमारे राजस्थान में पास आउट होती है हर साल के अंदर। तो आप ये भी सोच के देखो कि भैया हर नर्स यहाँ पे नहीं आ सकती है, लेकिन अगर आप किसी कोचिंग वाले के पास जाओगे, किसी एजेंसी वाले के पास जाओगे, वो आपको ये फैक्ट्स नहीं बताएंगे, वो आपको ये चीज़ें कभी नहीं बताएंगे। उनके पास में अगर 500 नर्सेज भी जाएगी तो भी वो यही बोलेंगी कि भैया हम आप सबको जॉब दिला देंगे, हम आप सबका ओईटी एग्ज़ाम पास करा देंगे। वो उस बच्चे को भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे जिसको इंग्लिश का ई नहीं आता हो या जिसको ओईटी का ओ नहीं आता हो, वो उसको भी कोचिंग देंगे, और वो उसको भी कोचिंग देंगे जो एक कॉन्वेंट स्कूल से आता हो, जो इंग्लिश मीडियम से आता हो। वो किसी को मना नहीं करेंगे, क्योंकि भैया उन्होंने दुकान अपनी इसीलिए खोली है, पैसा कमाने के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये इस तरह के जो डिसीजन है ना वो अपने आप से लेने लगो। इन सपने देखो बड़े। मैं ये बोलता हूं कि भैया आज अगर इंडिया में 10,000 नर्सें अगर साल की पास आउट होती है, अगर आप 10,000 नर्सों की सोच ये हो कि यार हमें तो यूके जाना है, वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं ना। आप सारी नर्सेज तो यहाँ पे आ नहीं सकती हो। तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या है? अपनी एटलीस्ट गवर्नमेंट एग्जाम को या अपने इंडियन एग्जाम को भी तो कंसीडर करो आप लोग। तो मैं कॉलेज वाले बच्चों को स्पेशली यही बोलूँगा, ओईटी के बारे में मत सोचो। और ये जो लेविस लाइफ आप देखते हो इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इनको देखो। नो डाउट आपके पास में फ्री का इंटरनेट है, इजीली आपको वीडियोस अवेलेबल होते हैं, आप देखो इनको। लेकिन आप ये मत सोचो कि भैया मैं भी यही चीज़ करूँगा। आप उस चीज़ को करने के चक्कर में हो सकता है जो आज आपके पास हो, जो चीज़ आप आज कर सकते हो, आप उस चीज़ को मिस कर सकते हो, है ना। कॉलेज वाले बच्चों को मैं यही बोलूँगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपनी पढ़ाई इस कदर करें कि भैया मेरे को तो नोट सेट एग्ज़ाम पास करना है, या फिर मुझे इंडियन या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम आते हैं वो पास करने हैं। ओईटी एग्ज़ाम मेरे लिए सेकेंडरी होगा, या यूके की प्रोसेस मेरे लिए सेकेंडरी होगी, या फिर उसको मैं साइड बाई साइड करता रहूँगा। आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो 2019-20 का जो टाइम था वो कोविड का टाइम था, इसीलिए भैया इनको ज़्यादा नर्सेज चाहिए थी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरे को ऐसा लगता आने वाले टाइम में उस स्पीड से या उस तरीके से ये लोग नर्सेज को नहीं लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या होगा वो आने वाले टाइम बताएगा। तो मैंने बता दिया, अगर आप कॉलेज में हो तो प्लीज़ ओईटी को अपने दिमाग के अंदर लेके ही मत आओ, अपनी कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपको रियल में लगता है कि मुझे ऐसा कुछ करना है, तो आप अभी क्या कर सकते हो, अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ में आपकी किताबें इंग्लिश में होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो, अपनी इंग्लिश पे काम करो। जो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अपनी बेसिक इंग्लिश पे काम करो। आपको ओईटी के लिए अलग से टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यूके प्रोसेस में हमें क्या चाहिए होता है। हमें इंग्लिश अच्छी करनी है तो वो आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में कर सकते हो। एक्सपीरियंस चाहिए होता है तो वो आप कॉलेज पास आउट होते ही आप एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करो। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ओईटी एग्ज़ाम
और एक एक्सपीरियंस, ये दो ही तो मेन रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। तो ये चीज़ तो हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ में ही कर सकते हैं। तो हम क्यों अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें या क्यों हम फालतू की चीज़ें अभी से सोचें। तो ये हो गया भैया कॉलेज वाले बच्चों का। अब मैं बात करूँ उन बच्चों की जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, वो लोग क्या करें। वो फ्रेशर हैं, वो सोच रहे हैं कि भैया मैं नोट सेट की कोचिंग के लिए जाऊं, मैं ओईटी की कोचिंग के लिए जाऊं। तो भैया उनको भी मैं बता देता हूं कि अगर आप फ्रेशर हो, आप ओईटी की कोचिंग में जाते हो, आप ओईटी पास भी कर लेते हो, तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपको 1-2 साल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है कि 2 साल का या 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। तो मैं उन बच्चों को, मेरी एडवाइस यही होगी, अगर उन बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया हमने कॉलेज में अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, हमसे नोट सेट एग्ज़ाम है वो पास नहीं होगा, तो एटलीस्ट आप दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्मल एग्ज़ाम आते हैं आप उन पे ध्यान दो, उनकी तैयारी करो। अगर आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हो, चाहे वो सीएचओ हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई अच्छा एग्ज़ाम हो, उसको अगर आप पास कर लेते हो, तो एक सबसे बड़ी खुशी आपकी पेरेंट्स, वो आपकी जॉब से खुश हो जाएंगे। आपका जो एक फाइनेंशियली जो प्रेशर था वो दूर होगा, मेंटली आप स्टेबल हो जाओगे। एक अच्छी 9 to 5 या 8 to 6 या 6-8 घंटे की आपके पास में जॉब होगी। आप जॉब करो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने आप का ध्यान रखो। फिर आपको लगता है कि यार मैं इस जॉब से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मुझे कुछ और करना है, फिर आप सोचो कि यार क्यों मैं ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करूं, क्यों ना मैं यूके का प्रोसेस करूं। तो ये चीज़ें आप बाद में ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट आपके पास में एक सिक्योर जॉब है, आपको किसी तरह का प्रेशर नहीं है या किसी तरह का आपके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं है, या फिर आपको एक डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं है कि यार हमारे पास में जॉब नहीं है। आप तैयारी भी करोगे कल को, तो अगर एग्ज़ाम नहीं भी होते हैं तो एटलीस्ट आपके पास में एक सिक्योर जॉब है ना। चीज़ों को समझना दोस्तों, बहुत काम की चीज़ बोल रहा हूँ मैं ये। तो सबसे पहले जहाँ भी हो एक अच्छी जॉब लो अपने लिए, ताकि आप अपने पेरेंट्स को खुश कर सको, एक अपने आप को एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर सको। चाहे वो 10,000 की नौकरी हो, चाहे वो 25,000 की नौकरी हो, एटलीस्ट आपके पास में एक नौकरी होगी। मैं आपको बता दूं, जब मैं इंडिया में काम करता था भैया, 12,000 रुपये महीने के कमाता था, तब भी मैं अपने 2 टाइम की रोटी वहाँ भी मेरे को मिलती थी, वहाँ पे भी मेरे पास में किसी भी तरह की कोई सेविंग्स नहीं हुआ करती थी। यहाँ आज अगर मैं 2-2.5 लाख 3 लाख कमाता हूँ तो भी भैया वही कंडीशन है मेरी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे खर्चे उस तरह के हैं, मेरा रेंट उस तरह का है। इंडिया के अंदर, जयपुर के अंदर भैया मैं 3,000 के रेंट दे के रहता था, आज यहाँ पे मैं 70,000 रेंट पे करता हूँ। तो आप सोच लो कितना डिफरेंस हो गया है ना। तो ये चीज़ें भैया लाइफ के साथ साथ में चेंज होती रहती है। तो प्लीज़ जो फ्रेशर बच्चे हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँ उन बच्चों की जो हॉस्पिटल जॉब करते हैं, उनको लगता है कि यार हॉस्पिटल जॉब के साथ साथ में हम ओईटी की तैयारी नहीं कर सकते, या फिर हम कोचिंग के साथ में ओईटी की तैयारी नहीं कर सकते। भैया आप कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपका जो ब्रेन वॉश है ना, वो इस तरीके से किया गया है कि ओईटी एग्ज़ाम तो कोचिंग के बिना पास नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ओईटी एग्ज़ाम है क्या। ओईटी एग्ज़ाम है इंग्लिश का एग्ज़ाम, जिसमें हमारा बेसिकली इंग्लिश का लेवल है वो चेक किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो, 6-8 घंटे की आपकी वहाँ जॉब होती है, जॉब करो, कोशिश करो जॉब के साथ साथ में आप अपने पेशेंट्स के साथ में इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, अपने सीनियर के साथ में, अपने डॉक्टर के साथ में। घर आते हो, बस में बैठे हो, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने पति से, अपनी पत्नी से, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश के गाने सुनो, मूवी देखो, इंग्लिश की बुक्स है वो रीड करो, लिखना सीखो। इन चीज़ों को अपने रूटीन में लेके आओ। इनके लिए टाइम कहाँ चाहिए आपको यार। मॉर्निंग में बाथरूम में जाते हो फ्रेश होने के लिए, जहाँ मोबाइल यूज़ करते हो वहाँ न्यूज़पेपर लेके चले जाओ मेरे भाई। बस में जाते हो आधे घंटे तक, जब वो इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे क्यों ना हम एक अपनी बुक रखें, उसको हम रीड करें। हम शाम को जब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रात को सोते टाइम बातें करते हैं, अपने पति पत्नी से बातें करते हैं, क्यों ना हम उनके साथ इंग्लिश में बातें की। भैया ऐसा करोगे तो अगले 6 महीने साल भर बाद में आपकी इंग्लिश इस लेवल की हो जाएगी कि ये ओईटी की दुकान वालों के पास में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। प्लस आपके पास में जॉब है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में मंथली पैसा आ रहा है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया ओईटी की फ़ीस के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप चाहो तो। अगर आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें हम मैनेज नहीं कर सकते, तो भैया आप इस भीड़ में काफ़ी पीछे होने वाले हो।
आपको पता होना चाहिए आज की तारीख पे कम से कम 5 से 7 हज़ार नर्सेज ऐसी है जो OET CBT या जिनके पास में अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप सोचो आप उनसे कितना पीछे हो, तो आप भूल जाओगे अगले 2 साल या अगले 1 साल आपको जॉब मिलेगी। तो आप ये चीज़ अभी कर सकते हो। प्लस जो बच्चे नोट सेट की कोचिंग करते हैं उनको भी कोई डर नहीं है, 10 से 12 घंटे की वो पढ़ाई कर सकते हैं, अभी भी उनके पास में टाइम है। 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करो। उसके अलावा जो टाइम मिलता है, जो आपका पर्सनल टाइम है, जिसमें आप अपनी जो मदर टंग यूज़ करते हो, जिसमें आप हिंदी यूज़ करते हो, कोशिश करो वहाँ पे आप इंग्लिश को ऐड करने लग जाओ यार। मैं बोलता हूँ दोस्तों, OET के मॉड्यूल को आप तब तक अपने दिमाग में मत लेके आओ जब तक आप OET का एग्ज़ाम बुक ना कर दो। वो 1 महीना मिलता है आपको एग्ज़ाम बुक करने के बाद में, वो मोर देन इनफ होता है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन वो प्रैक्टिस आपकी तभी काम की है जब आपका बेसिक अच्छा होगा, जब आपका बेस अच्छा होगा, जब आपको बोलना आएगा, जब आपको सुनना आएगा, जब आपको लिखना आएगा, जब आपको पढ़ना आएगा। तो ये चीज़ें आप अपनी कोचिंग के साथ में भी कर सकते हो, ये चीज़ें आप अपनी हॉस्पिटल ड्यूटी के साथ में भी कर सकते हो। इसका प्लस पॉइंट ऐसा होगा कि इन केस अगर एब्रॉड के अंदर जॉब नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है, हमारे पास में प्लान बी है कि हम नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है हमारा वहाँ सिलेक्शन हो जाए, वहाँ ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट के किसी एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए। अगर हम हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारे पास में एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, तो हम उन बच्चों से आगे हैं जो फ्रेशर हैं। हालांकि उनके पास में OET CBT है, लेकिन वो लोग फ्रेशर हैं, आप उनसे आगे हो। तो ये चीज़ें हैं भैया जो आप कर सकते हो। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, आने वाले टाइम में कंपटीशन है काफ़ी टफ होने वाला है। अगर आज भी आपको कोई ऐसा बोलता है कि भैया तू तो चिंता मत कर, तू तो OET की कोचिंग कर, तू तो एग्ज़ाम दे, एक्सपीरियंस मत ले, मैं तेरे को जॉब दूंगा, तो भैया पागल बनाने के काम है। उन्हीं लोगों के बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की भैया कि आज के टाइम की कंडीशन क्या है। क्या आपको लगता है कि प्लान ए के साथ में आप सक्सेस कर सकते हो अपनी लाइफ में? नहीं मिलेगी। आपको प्लान ए प्लस प्लान बी आपको अपने साथ में रखना पड़ेगा। स्पेशली एब्रॉड एग्जाम की मैं बात करूं तो सबसे मेन यहाँ पे है एक तो इंग्लिश और एक एक्सपीरियंस। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ में कर सकते हो, आपके पास में अभी भी टाइम है। अब मैं बात करूं उन बच्चों की कि जिनको अभी भी डाउट है कि भैया मैं एम्स की तरफ जाऊं कि मैं OET की तरफ, तो मैं तो भैया उनको यही बोलूँगा, अपना प्राइमरी टारगेट है, अपना प्राइमरी फोकस है वो एम्स पे रखो। क्योंकि एम्स का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो हर साल होता है और उसकी जॉब लग जाती है तो भैया वो पैसा मोर देन इनफ होता है। बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि OET एग्ज़ाम अगर आप दोगे, आप 6 महीने में, 3 महीने में, आप साल भर के अंदर UK आ जाओगे? नहीं आओगे भैया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार OET एग्ज़ाम दे दिया, उनका OET एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है। तो आप ऐसे मत सोचो कि यार OET एग्ज़ाम हम इजीली पास कर लेंगे, हम नोट सेट एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे। भैया तैयारी करोगे तो आप वहाँ भी पास कर सकते हो, और OET के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। इन केस अगर आपको कोचिंग में जाना है तो वहाँ पे आपके पास में बाउंडेशन है, वहाँ क्लास का फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम पे आपका टेस्ट होता है, वहाँ पे बाउंडेशन है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है उससे आपको अलग करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, नोट सेट वाले बच्चे प्लीज़ नोट सेट की तैयारी करें, नोट सेट को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अभी ये जो चीज़ें आप देखते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे जो लाइव है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में हमें इंडियन एग्जाम पे भी फोकस करना पड़ेगा। लगता है कि भैया नर्सिंग करनी है और नर्सिंग करके OET करनी है और UK जाना है, बस आपका टारगेट यही है। और इसी के चक्कर में बच्चे जो एक्चुअल में तैयारी कर सकते हैं या जिनमें पोटेंशियल है एम्स एग्ज़ाम या नोट सेट एग्ज़ाम फाइट करने का, वो बच्चे भी इस दुनिया को देख के या इस अनरियल दुनिया को देख के वो लोग भी अपने उस पाथवे से भटक जाते हैं। तो मेरी भैया उन लोगों को यही एडवाइस है कि भैया अपनी तैयारी पे ध्यान दे। कॉलेज वाले बच्चे अपनी कॉलेज पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, जो हॉस्पिटल में अच्छा एक्सपीरियंस ले। उसके साथ साथ में इंग्लिश की तैयारी करनी, इंग्लिश आप कर सकते हो, इंग्लिश के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग में नहीं जाते हो, कोचिंग में जाते हो तो वो एक डिफरेंट केस बन जाता है। उसके बाद में आप किसी भी चीज़ पर ध्यान है वो नहीं दे सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों कि अब आपको पता चलेगा आपको क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि भैया इन फॉरेन एग्जाम्स का कोई भी भरोसा नहीं होता है, कब बंद हो जाए, कब स्टॉप कर दे, कब चेंज कर दे कोई रूल को ना। जैसे अभी आपको पता है रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर आपको पता है नया रूल आ गया कि साहब OSCE देना है, CBT देना है। हो सकता है आने वाले टाइम में और कुछ नया रूल ऐड हो जाए। तो
इन चीज़ों की श्योरिटी नहीं, लेकिन इंडियन एग्जाम का फिक्स है कि वो एग्जाम होते हैं और आपको पता है उसका सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, तो उनको भी करें साथ साथ में और अपनी इंग्लिश को अच्छी करें। अगर वहाँ नहीं होता है तो आप इधर आ सकते हो, बट इधर आने के लिए मेन आपका है आपकी इंग्लिश और आपका एक्सपीरियंस। तो इन दोनों को आप पहले अपने साथ साथ में अच्छा बनाएं। चाहे आप कॉलेज में हैं तो भी आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यही उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो में आपके डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है। तो अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करो। फिर मैं अगली चीज़ बात करूं उन बच्चों की जिन्होंने OET CBT ऑलरेडी पास कर लिया है। वो बच्चे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको केवल वेट ही करना है। आप वेट करो, आई होप कि जल्दी वैकेंसीज आएँ, आपको जॉब मिले। आप यही कर सकते हो, अगर आपने अभी तक हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया है तो एक अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन करो, अच्छा एक्सपीरियंस लो। जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं वो अपना कंटिन्यू रखें अपना, जब तक का उनके पास उनका COS नहीं आ जाए या फिर जब तक उनकी फ़्लाइट टिकट ना आ जाए, जब तक उनका वीज़ा का प्रोसेस ना हो, अपनी जॉब को मत छोड़ो, अपनी जॉब को कंटिन्यू रखो और कोशिश करो कि अलग अलग स्किल सीखो, अच्छा काम सीखो, क्योंकि आने वाला टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, वो हाई होने वाला है। और वो छटनी करेंगे भैया, वो देखेंगे कि आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया है, क्या चीज़ आपने सीखी है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपके हॉस्पिटल का बैकग्राउंड है, कितने बेडेड आपका हॉस्पिटल है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में ऐड होने वाली है। तो जिन्होंने पास कर लिया है उनके पास में यही ऑप्शन है कि अपना हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है वो कंटिन्यू रखें, और जहाँ कहीं भी उन्होंने अपने CVs या अपने स्कोर कार्ड है वो सबमिट करवा रखे हैं, वो लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर ही लेंगे। जब कभी भी वैकेंसीज आएगी मेरे पास आती है तो मैं आप सब लोगों से कॉन्टेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों आई होप कि आज के वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि भैया ये सोशल मीडिया की दुनिया है ना, ये सच नहीं होती है। इसके चक्कर में जो आपका रियल टैलेंट है कहीं आप उसको मत खो देना। देखो सबको, लेकिन करो उसको जो आप कर सकते हो, जो आप में पोटेंशियल है, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे अंदर है, इस चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ अपने दम पे, उस चीज़ पे ध्यान दो। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।